तुम आज क्यों आए हो? और आए भी हो तो तुम लेट क्यों हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि कल रात को छोटे दादाजी अपर्णा और अश्विनी के साथ कुछ हो गया था? मैंने सुना है पिछली रात उन्हें बहुत पीटा गया था, एक नौकर बोला। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन किसकी हिम्मत हो सकती है कि जो धर्म जी पर हाथ उठा सके? तुमने ठीक तो सुना है ना? इस धरती पर कौन ऐसा माई का लाल पैदा हो गया? हे भगवान, अब देखो क्या क्या तमाशा होता है। दूसरा नौकर बोला, आज हम लोगों को भी सारे काम ठीक से करने होंगे, नहीं तो हमारी भी शामत आ सकती है। वैसे भी हमारे परिवार के पिछले कुछ साल से बुरे दिन चल रहे हैं। पहला नौकर बोला। प्रियंका की आंखों में अभी भी थोड़ी नींद बाकी थी। उसने वैसे तो सोचा था कि अपर्णा और अश्विनी फिर से उसी के ऊपर सारा इल्जाम लगा देंगे और सुबह सुबह उठते ही उनकी मां उसे बुरी बातें सुनाएगी, लेकिन जब उसने सुबह का नाश्ता अकेले खत्म भी कर दिया तब भी कोई उसे कुछ कहने नहीं आया। उसे अपर्णा और धर्म दादाजी के साथ गए हुए नौकरों से पता चला कि धर्म दादाजी ने पहले ही कह दिया था कि प्रियंका का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ये सारी हरकत पुष्कर नाम के एक लड़के ने की थी, जो अचानक कहीं से आया और सबको पीटकर चला गया। प्रियंका ने पुष्कर के बारे में सोचा, जिसने कल रात बहुत अजीबोगरीब हरकत की थी, और अचानक ही उसके दिमाग में उस पोयम की 2 लाइंस याद आ गई और फिर उसने अपना सिर जोर से हिला दिया। इस तरह की चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा की तरह कॉलेज जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई और कॉलेज चली गई। लेकिन जब वो आधे रास्ते में ही पहुंची थी तो प्रियंका ने अचानक ड्राइवर से कहा, अंकल, गाड़ी मेहता परिवार के बंगले की तरफ घुमा लो। अंकल ने पीछे मुड़कर प्रियंका को एक अजीब ढंग से देखा, मानो कि खुद से पूछ रहे हों। प्रियंका अचानक क्यों मेहता परिवार के बंगले की ओर जाना चाहती है? ये तो वही जगह है जहां वो कभी भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसने पूरी इज्जत के साथ कहा, ठीक है प्रियंका मैडम। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी तेज स्पीड पर चलती रही और फिर धीमे से आकर मेहता परिवार के बंगले की पार्किंग में रुक गई। गाड़ी से बाहर उतरते ही प्रियंका ने चारों तरफ जो नजारे देखे उसकी वजह से वह थोड़ी नर्वस हो गई। इन लोगों ने तो वादा किया था कि जब तक मैं पैसे नहीं जमा कर लेती तब तक ये लोग मेरी माँ की आखिरी निशानी को बेचेंगे नहीं। तो फिर ये लोग अब उसे क्यों ऑक्शन में डाल रहे हो? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को भी अपने पास नहीं रख सकती? उसने मन में सोचा। उसके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन दिख रहा था। उसने तेज सांस ली और सीधे बंगले के अंदर जाने लगी। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब वो समय था जब उसने मेहता परिवार की तरफ से आए हुए फोन पर यह सुना था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, और उस वक्त वो आनन फानन में घबराई हुई सी यहाँ आई थी। पलक झपकते ही कितने साल गुजर गए, उसने सोचा। चारों तरफ की हरी भरी पहाड़ियां, साफ पानी से भरी हुई झीलें और बड़े कैसल की तरह दिखने वाली बिल्डिंग को देखकर प्रियंका का दम घुटने लगा। प्रियंका जी, आप यहाँ? नौकरों का एक ग्रुप सफेद कपड़े पहने हुए और मुस्कुराते हुए आगे आया, और उन सबकी आंखें प्रियंका के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। इस घर की होने वाली बहू सचमुच बहुत खूबसूरत है। भले ही संजय सर कई सारी खूबसूरत सेलिब्रिटीज और मॉडल को लेकर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी खूबसूरती प्रियंका मैम जितनी नहीं है। एक नौकर ने मन में सोचा। प्रियंका ने धीमे से कहा, मैं संजय से मिलना चाहती हूँ। उन नौकरों के लीडर ने तुरंत प्रियंका को अंदर इनवाइट किया और बोला, जल्दी जाकर संजय सर को बता दो कि उनकी होने वाली वाइफ यहाँ आई हुई है। तुम दोनों जल्दी जाओ और चाय बनाकर लेकर आओ। जी। ये कहते ही सभी नौकर इधर उधर चले गए। पिछले कई सालों के बाद यह पहला मौका था जब प्रियंका मेहता परिवार के बंगले के अंदर आ रही थी, और नौकरों का इस वक्त सबसे पहला काम यही था कि घर के सभी लोगों तक ये खबर पहुंचा दी जाए। प्रियंका ने अपनी जेब में रखे हुए कार्ड को पकड़ा तो उसके नाजुक से गोरे हाथ कांपने लगे। उसने अपने आप को किसी तरह काबू में किया और ये सोचकर कि वह भी थोड़ी देर में संजय मेहता से मिलने वाली थी, उसके हाथों से घबराहट में पसीना निकलने लगा। मिस प्रियंका, सर ने आपको कुछ देर वेट करने के लिए कहा है, जब तक आप ये चाय ले लीजिए। एक नौकर ने प्रियंका के लिए एक कप में चाय भर दी और फिर चुपचाप जाकर एक किनारे खड़ा हो गया। प्रियंका ने सिर हिलाया और चाय का कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, ये सोचते हुए कि वह फिलहाल के लिए चुपचाप चाय पी लेगी। लेकिन जब उसने चाय पीने के लिए उठाई तो उसे एहसास हुआ कि चाय तो बिल्कुल ठंडी थी। वह पहले तो थोड़ा हैरान रह गई और चाय के रंग को देखने से उसने अंदाजा लगा लिया, ये चाय तो नौकरों के पीने के लिए थी। उसने लिविंग रूम की तरफ एक नजर घुमाई। भले डेकोरेशन और फर्नीचर सभी कुछ बहुत ज्यादा शानदार थे, लेकिन फिर भी उसने नोटिस किया ये एक छोटा लिविंग रूम था जहां पर बेकार के गेस्ट को बिठा दिया जाता था। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट उनके घर में आता था तो उन्हें मेन लिविंग रूम में बैठाया जाता था, जहां पर उन मेहमानों को बेहतरीन चाय पिलाई जाती थी। प्रियंका इस तरह के बिहेवियर से अब थक चुकी थी। वह कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी चाल नहीं चलती थी, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी कि बाकी सब लोग बचपन से लेकर आज तक हर वक्त उसको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। ऐसा लगता था जैसे कि वह सारी बातें जो बाहर फैली हुई थी
कि मेहता परिवार प्रियंका को गिरा हुआ समझते थे, वो सच थी। प्रियंका ने अपने चाय का कप नीचे रख दिया। उसको इस तरह के बिहेवियर की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। अचानक उसके दिल में पुष्कर का ख्याल आया और उसने अपने मन में कहा, वही इकलौता लड़का था जिसने मुझे गाली दिए जाने पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। जरूर वो कोई पागल होगा, प्रियंका ने मन में सोचा। लगभग 1 घंटे तक चुपचाप इंतजार करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत औरत अचानक कई सारे नौकरों के साथ बाहर से अंदर आई। वो इस विला की हीरोइन थी, शीतल। वो संजय की सौतेली माँ थी। वो बहुत ही शानदार और खूबसूरत ड्रेस पहने हुए थी। उसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी और इस वक्त उसके चेहरे पर एक हड़बड़ी सी नजर आ रही थी। जैसे ही शीतल अंदर आई, उसने प्रियंका को देखा और कहा, प्रियंका, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इतनी सुबह सुबह किसी घर पर जाना अच्छी बात नहीं होती है? तुम्हारी फैमिली के लोग, खासकर मिस्टर धर्म, माना कि वो एक बहुत शानदार आदमी है, लेकिन तुम्हारे परिवार के बाकी लोगों को क्या जरा भी अकल नहीं है कि तुम्हें कुछ सिखा सके? सुबह सुबह दूसरों के घर पर पहुंचकर उनकी नींद खराब करना, क्या मतलब है इस बात का? प्रियंका ये सुनकर उठ खड़ी हुई और सिर हिलाते हुए बोली, आंटी एक्सक्यूज मी। शीतल दांत पीसते हुए मुस्कुराई और फिर बोली, तुम्हें तो पता ही है कि कभी भी तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आओगी तो मैं तो आ ही जाऊंगी तुम्हें देखने। भले ही तुम्हारी हमारे संजय के साथ तय हुई है, लेकिन तुम एक लड़की हो, थोड़ी तो तुम्हें शर्म करनी चाहिए। सुबह सुबह यहाँ पहुंच गई महारानी। हाँ, और अगर मिलने भी आई हो तो अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे पूरे घर परिवार में कोई और नहीं है क्या? एक ढंग का ग्रीटिंग नोट भी भेजना नहीं आता उन्हें? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है? जैसे उसने ये कहा, उसके पास खड़े कई नौकरों ने हंसते हुए अपने होंठ दबा लिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि प्रियंका को यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता था। प्रियंका ने ऐसे जताया कि जैसे उसे समझ में ही नहीं आया हो और वो सीधे बोली, मुझे संजय से एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या वो यहाँ नहीं है? क्या बात है? तुम मुझे नहीं बता सकती क्या? तुम्हें पता नहीं है कि संजय बहुत ज्यादा बिजी रहता है? शीतल ने आनंद फानन में प्रियंका से पूछा। वो संजय की होने वाली बीवी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी और उसने ये भी सुना हुआ था कि प्रियंका एक अच्छी लड़की नहीं है और इस तरह के इंसान को वो अपने घर में आने नहीं देना चाहती थी। वो तो किस्मत अच्छी है कि संजय प्रियंका के सुंदर चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि उसके परिवार की दौलत को देखकर पागल हो गया, नहीं तो उसे दूसरी लड़कियां पटाना भी बहुत अच्छे से आता है। शीतल ने मन में सोचा। प्रियंका बोली, ठीक है, जब तक वो फ्री नहीं हो जाता मैं यहीं बैठकर वेट कर लेती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जाकर अपनी नींद पूरी करूंगी, शीतल ने कहा और तुरंत उठकर वहां से तेजी से चलते हुए अपने कमरे में चली गई। लिविंग रूम से बाहर निकलते ही शीतल ने कहा, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हैं, मांस कुछ है नहीं, ना कुछ हाथ को लगेगा ना कुछ मुंह को, फिर ऐसी सुंदर शक्ल होने का क्या फायदा? और ऐसे दिखाती है जैसे कि इस पर कितने जुल्म हो रहे हैं। इसकी तो शक्ल देखकर ही मुझे नफरत होती है। हाँ, प्रियंका ने यह सब सुन लिया था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठकर संजय का इंतजार करती रही और उसका इंतजार बढ़ते बढ़ते दोपहर तक पहुंच गया। एक बहुत बड़े से स्विमिंग पूल के बगल में एक बोनफायर जल रहा था और उसके दोनों तरफ लाइन बनाकर बिना कमीज के कई सारे गार्ड्स खड़े थे। उस बोनफायर में मोटी मोटी लकड़ियां लगी हुई थी, जो कि काफी लंबी और चौड़ी भी थी, और आग की लपटें इस वक्त ऐसे लग रही थी मानो आसमान की ओर जा रही हो। अचानक एक नौकर तेजी से उन दोनों गार्ड्स की लाइन से गुजरता हुआ बोनफायर के पास गया। आग की गर्म हवाओं ने उसके चेहरे को छुआ, जिसकी वजह से वो और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उस नौकर ने इज्जत के साथ उस बोनफायर की ओर देखते हुए कहा, सर, वो अभी भी वापस नहीं गई है, वो वहीं बैठी हुई है और वहां से हिलने का नाम भी नहीं ले रही है। एक खौफनाक जंगली से आदमी की आवाज उस आग के अंदर से आई। क्या 3 बज चुके हैं? नौकर ने तुरंत समय देखकर कहा, 2:57 और 44 सेकेंड। कांग्रेचुलेशंस यंग मास्टर, एक नया रिकॉर्ड आज आपने बना लिया है। क्या हुआ है? क्या केवल बैठी हुई है और कुछ खा नहीं रही है? अचानक उस आग के अंदर से आवाज आई। हाँ मास्टर, हाँ, शीतल मैडम ने ऑर्डर दिए थे और प्रियंका जी ने भी ना खाने के लिए कुछ मांगा और ना ही कुछ और। नौकर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। इस वक्त उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज गर्मी बहुत ज्यादा थी या उन शब्दों का वजन इतना ज्यादा था जिसकी वजह से उसे इस वक्त बुखार महसूस हो रहा था। ठीक है, उसे 10 मिनट बाद मेरे सामने लाओ, आग से आवाज आई। ठीक है, नौकर ने ऑर्डर लेकर कहा और तुरंत वहां से चला गया। ठीक उसी वक्त उस बोनफायर में से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और एक बहुत लंबा सा आदमी सीधे उस आग के अंदर से सीधे स्विमिंग पूल में जाकर कूद गया। बोनफायर में लगी हुई लकड़ी चारों तरफ जमीन पर तेज आवाज करते हुए बिखर गई। ये एक बहुत ही खौफनाक दृश्य था। वो लंबा आदमी स्विमिंग पूल में कूदने के बाद सीधे स्विमिंग पूल के तल तक चला गया और बाहर ही नहीं निकला। जो गार्ड्स लाइन लगाकर खड़े थे वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, जैसे कि उन्हें ये सब देखने की आदत थी, और वे चुपचाप बिना हिले डुले वैसे ही लाइन लगाकर स्विमिंग पूल के दोनों तरफ खड़े थे। 8 मिनट गुजरने के बाद
संजय स्विमिंग पूल के तल से तैरकर पूल से बाहर जमीन पर आ गया और पूल से बाहर निकलते वक्त वो बहुत जोर से एक शेर की तरह दहाड़ा। वो जंगली सा दिखने वाला जवान आदमी जो कि 1.9 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, मेहता परिवार का फेमस लड़का था, वही था संजय मेहता। दो खूबसूरत लड़कियां जो कि बिकनी पहने हुए थी तुरंत उसके पास आईं और एक स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर संजय, आपने आज एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर संजय। दूसरी खूबसूरत लड़की ने उसके पास आकर उसे कपड़े पहनाते हुए कहा। संजय की गुस्से से भरी आंखें बहुत ही नुकीली थीं। उसका चेहरा बहुत ही हीरोइक लग रहा था और उसका गठीला शरीर ताकत से भरपूर लग रहा था। कोई भी लड़की उसके इस शाही एटीट्यूड को देख ले तो एक ही बार में उस पर फिदा हो जाती थी। वो धीमे से मुस्कुराया पर पूरी दुनिया के लिए उसकी आंखों में नफरत देखी जा सकती थी। संजय प्रियंका को इंतजार क्यों करवा रहा था? क्या वो प्रियंका से किसी बात का बदला ले रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।